मित्रों नमस्कार। मैं आयुष कुमार पांडे आपकी क्लासेस द परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों आज की कक्षा में जो सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको लेकर हम आए हैं आपके बीच में। और आप लोग देखिए, सबसे पहला सवाल स्क्रीन पे आ चुका है। कक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है मित्रों, यहां पर वाले लिखा हुआ है, यहां पर होना चाहिए वाले विद्यार्थी। ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 दमनात्मक, दूसरा प्रशंसनात्मक, तीसरा सहानुभूतिपूर्वक या चौथा बताइए। कक्षा में पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मित्रों, सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें और रीड करके आंसर बताएं। अब देखिएगा, यहां पर जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, चूंकि कक्षा में जो व्यवहार होता है, कक्षा में जो व्यवहार होता है मित्रों, हमेशा देखिए आपने पढ़ा है कि यदि कोई बालक है तो उसकी कोई समस्या होगी, समस्या का समाधान करें और समाधान करके उसको एक ऐसा वातावरण दे जिससे बालक पढ़ने के लिए प्रेरित हो सके। तो यहाँ पे लिखा गया कक्षा में पलायन करने वाले वे बच्चे जो कक्षा में नहीं आते हैं बल्कि वो भाग जाते हैं, विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उनकी समस्या का हमें पहले खोज करना है कि उन्हें क्या समस्या है। जब आप खोज करेंगे तो खोज करके उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। मित्रों यहां पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो सहानुभूतिपूर्वक समझेंगे, प्रशंसनात्मक तो नहीं समझेंगे, दमनात्मक नहीं समझेंगे, लेकिन निदानात्मक और सहानुभूतिपूर्वक में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको। आप ये सोच रहे होंगे कि सर यहां पर तो सहानुभूतिपूर्वक होना चाहिए। तो शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति पूछे तब बताइए सहानुभूतिपूर्वक, लेकिन पलायन करने वाले विद्यार्थियों के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो मित्रों आंसर होगा निदानात्मक। पलायन करने के कारण को जानेंगे, उनसे बात करेंगे और उनकी समस्या का निदान करेंगे। मित्रों आंसर कौन सा होगा, पहले का डी होगा। उम्मीद है मेरी बात आपको एकदम क्लियर समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों की अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। तो विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण क्या है, कक्षा में शिक्षण रुचि का अभाव। भागना जो है यहां पर, भागना जो है यहां पर देखिएगा, भागना रुचि के अभाव से बच्चे नहीं भागते हैं, बल्कि समस्या के प्रति शिक्षकों की जो निर्दयता होती है, निर्दय वृत्ति होती है। यदि समस्या किसी भी बच्चे को है मित्रों, तो शिक्षक को हमेशा सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। यदि ऐसा व्यवहार प्रदर्शित आप नहीं करते हैं, ऐसा व्यवहार यदि आप प्रदर्शित नहीं करते हैं मित्रों, तो वहां पर बच्चा क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। इसलिए समस्या के प्रति शिक्षकों की जो निर्दय वृत्ति है उसी से बच्चा विद्यालय से भाग जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अधिगम एक प्रविधि है तथ्यों को याद करने की, पाठ्य पुस्तक में दिए गए विषयों को याद करने की, अनुभव द्वारा अर्थ का निर्माण करने की, या परीक्षा की तैयारी। या परीक्षा की तैयारी नहीं होगा और तथ्यों को याद करने के लिए करना अधिगम एक प्रविधि नहीं है, बल्कि अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करना ही क्या कहलाता है, अधिगम की प्रविधि कहलाती है। अधिगम का मतलब ये नहीं कि तथ्य को आप याद करें, बल्कि तथ्यों को सीखना होता है, अनुभव के द्वारा सीखेंगे। और मैंने आपको अधिगम में बताया था कि जब अधिगम होगा कहीं पर भी, यदि अधिगम होगा तो अधिगम में 4 तथ्य जो है हमेशा आएंगे। क्या, पहला अनुभव, अनुभव के बाद क्या आएगा, अभ्यास, अभ्यास आएगा, अभ्यास के बाद क्या आएगा, पुनरावृत्ति आएगी, पुनरावृत्ति के बाद क्या आएगा, अनुकरण आएगा। तो इन सब शब्दों को याद रखना है
इन्हीं शब्दों से अधिगम की प्राप्ति होती है। और इन सभी शब्दों में एक शब्द अनुभव है, जो अनुभव ऑप्शन नंबर 3 में आ गया है। अनुभव का सेंस मित्रों यहाँ पर है, किसी बच्चे को यदि बार बार कहते हैं बेटा गर्म तवे को मत छुओ, जलते हुए दीपक को मत छुओ, लेकिन बच्चा बार बार छूता है, और यदि एक बार जल गया तो उसे क्या मिल गया? अनुभव। उसे पता चल गया गर्म वस्तु को छूने पर हाथ जलता है। इसलिए अनुभव द्वारा अर्थ निर्माण करने से अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह प्रविधि है अधिगम की। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। कक्ष में शिक्षक प्रयास करता है छात्रों को अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का, चिंतन का अवसर देने का, और उपरोक्त सभी। तो यहां पर देखिए अनुभव है, और कक्ष में शिक्षक प्रयास क्या करता है? अनुभव प्रदान करने का, छात्रों को सहायक अधिगम वातावरण देने का, छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। अर्थात आंसर कौन सा सही होगा? चौथे का डी होगा मित्रों। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 का डी, कक्ष में शिक्षक सिखाता है, अधिगम कराता है, तो अधिगम में अनुभव होता ही है, छात्रों में सहायक अधिगम वातावरण देने का और छात्रों को चिंतन का अवसर देने का। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो सरल से कठिन यह क्या है मित्रों? यह सूत्र है। अनिश्चित से निश्चित और यह क्या है? सूत्र है। दृश्य से अदृश्य की ओर क्या है? सूत्र है। लेकिन आगमन से निगमन यह क्या है? यह शिक्षण विधि है। शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है। तो ये जो है यही हमारा सूत्र नहीं है। सरल से कठिन एक सूत्र आपने पढ़ा होगा मित्र, तो उसमें यह बताया जाता है कि छोटे छोटे बच्चों को हमेशा सरल से कठिन ज्ञान देना चाहिए, अनिश्चित से निश्चित। आप देखते हैं छोटे बच्चों के अंदर बहुत सारे अनिश्चित ज्ञान भरे हुए हैं। कोई चंदा को मामा मानता है, तो कोई तारों को ईश्वर का रूप मानता है। इस तरह का अनिश्चित ज्ञान बच्चों के मन में बहुत भ्रमित रहते हैं बच्चे। तो बच्चों को अनिश्चित ज्ञान से निश्चित ज्ञान की ओर शिक्षा देनी चाहिए। बच्चे जब बाल्यावस्था में पहुंचते हैं तो अनिश्चित ज्ञान के प्रति अपना वो संवेदना व्यक्त करते हैं, चीजों को बताते हैं। तो याद रखिएगा यहां पर अनिश्चित से निश्चित, दृश्य से अदृश्य का सेंस यहां पे ये है मित्रों कि बच्चा क्या करता है? जो ज्ञान की प्राप्ति करता है वो अदृश्य से अदृश्य की ओर जाता है। दृश्य से अदृश्य का मतलब कि जब आप उसे मूर्त और अमूर्त की बात करें, छोटे बच्चों को दृश्य ज्ञान जल्दी प्राप्त होता है अदृश्य ज्ञान की अपेक्षा। तो ये हमारे 3 सूत्र हैं और बाकी यह विधि है, तो याद रखिएगा। और निगमन आगमन विधि के जनक अरस्तु हैं, इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, आपकी कक्षा में एक बच्चा रोज आपको परेशान करने के लिए अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है। आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य से शिकायत करेंगे, उसे डांटेंगे, उससे बातचीत करेंगे, या उसके माता पिता से शिकायत करेंगे? तो मित्रों यहां पर यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा आपको डेली परेशान या अप्रासंगिक प्रश्न करता है तो हम उससे बात करेंगे कि बेटा तुम्हारी क्या समस्या है, तुम ऐसे अप्रासंगिक सवाल क्यों करते हो। न कि उसकी शिकायत हम प्रधानाचार्य से करें, या उसे हम डांटें, या उसके माता पिता से शिकायत करें। शिकायत करने से बच्चा अध्यापक के प्रति एक उद्दंड रवैया अपनाने लगता है, अध्यापक से वो ईर्ष्या करने लगता है, द्वेष करने लगता है, और उसके मन में जो जिज्ञासा है, जब आप उसके माता पिता से बोलेंगे तो वह जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, फिर वह अप्रासंगिक प्रश्न नहीं पूछेगा। तो यहां पर अगर आप बात करेंगे तो हमें उसके पूछने को नहीं रोकना है, बल्कि उसके अप्रासंगिक सवाल पूछने को रोकना है। उससे ये कहना है कि बेटा अगर आपको कोई समस्या है, सवाल नहीं समझ में आता है,
या सवाल पे कौन सा सवाल पूछना चाहिए ये समझ में नहीं आता है, तो उन सब बातों पे उनसे हम चर्चा करेंगे और उनसे बोलेंगे आप प्रासंगिक सवाल पूछा करिए। तो ये आंसर बनेगा कौन सा? सी बनेगा मित्रों। तो यहां पर छठे का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अन्वेषण का सिद्धांत नहीं है? अभिक्रमित अन्वेषण, सबसे पहले ये जानिए कि अभिक्रमित अनुदेशन है क्या। अभिक्रमित अनुदेशन यह स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया, स्किनर के द्वारा प्रतिपादित किया गया एक सिद्धांत, स्किनर का एक सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को ही अभिक्रमित अन्वेषण का सिद्धांत भी कहा जाता है। और ये अमेरिका के रहने वाले हैं, कहाँ के? अमेरिका के रहने वाले हैं। और इन्होंने एक अनुदेशन का निर्माण किया जिसे अभिक्रमित कहा जाता है। और अभिक्रमित एक, आप कह सकते हैं कि कुछ बॉक्सेस होते हैं, उन बॉक्सेस में बच्चा जैसे कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त करता है, वैसे ही जब अमेरिका में शिक्षकों की कमी थी तो अभिक्रमित अन्वेषण एक प्रकार का यह कंप्यूटर है, इससे बच्चा खुद से ज्ञान प्राप्त करता है। यह एक ऐसी मशीन है जिससे बच्चा खुद से ज्ञान प्राप्त करता है। तो यहां पर देखिएगा अभ्यास का सिद्धांत लिखा है अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है। कौन सा सिद्धांत नहीं है? तो यहां पर अभ्यास का जो सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत या छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, यह अभिक्रमित का है। सक्रिय अनुक्रिया का सिद्धांत या और पुनर्वलन का सिद्धांत भी इसी का है। तो पूछा गया कौन सा सिद्धांत नहीं, तो अभ्यास जो है थार्नडाइक का है मित्रों। तो यह थार्नडाइक का है। तो अभ्यास का जो सिद्धांत है वो थार्नडाइक का, तो यही नहीं होगा, बाकी होंगे। तो यहाँ पर कौन सा नहीं पूछा गया था? तो उम्मीद है आप ये बात समझ पा रहे होंगे। नहीं पूछा है तो 7वें का ये हो जाएगा। बोलिए, कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया के अंग होते हैं शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। अब देखिए, शिक्षा या शिक्षण की प्रक्रिया का अंग कौन कौन होगा? पहले तो शिक्षक होगा, शिक्षक के बाद शिक्षार्थी होना चाहिए, और शिक्षार्थी के बाद कौन होगा? पाठ्यक्रम होगा। अर्थात आंसर कौन सा सही होगा? डी वाला आंसर सही होगा। सभी लोग उम्मीद है देख पा रहे होंगे, सभी लोग आंसर देते रहें और सभी लोग सही आंसर देने की कोशिश करें। आप जब सही आंसर देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। सेशन को लाइक भी करते रहें और शेयर भी करते रहें, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? यदि कोई विद्यार्थी किससे प्रश्न पूछेगा? शिक्षक से पूछेगा। तो आपके पास उसका उत्तर नहीं तो आप क्या करेंगे? छात्र से कहेंगे उसका प्रश्न बेतुका है? नहीं, ऐसा कहेंगे तो बच्चा आपसे थोड़ा सा नाराज होगा। टालने का प्रयास करेंगे क्या? नहीं, टाल भी नहीं सकते हैं, बल्कि प्रश्न का जवाब ढूंढेंगे और अगले दिन उसे बताएंगे, यह बोल करके आगे बढ़ेंगे। और छात्र को अनावश्यक प्रश्न पूछने के लिए झिड़क देंगे, तो ये बात गलत है। बल्कि आंसर कौन सा सही होगा मित्रों? आंसर सी। आप सभी लोग देख रहे होंगे कि ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो प्रश्न, जैसे मान लीजिए कोई भी शिक्षक है पढ़ा रहा, बच्चे सवाल पूछ दिए, तो जब बच्चे क्वेश्चन पूछें तो इस बात को ध्यान देना चाहिए, इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चे कभी भी सवाल पूछें तो हम झिझक न करें, उन्हें डांटे ना, उन्हें उल्टा सीधा ना बोलें, बल्कि अगर नहीं आता है तो अगले दिन बता दें। क्योंकि टीचर भी एक इंसान होता है, उसे सारी चीजें नहीं आ सकती है। हो सकता है जो चीज बालक ने पूछा है उसे ना आती हो, जब ना आए तो उसे अगले दिन बताने की कोशिश किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा सी, और उम्मीद है सभी लोग का आंसर आ रहा होगा सी। चलिए, व्यक्तित्व परीक्षण निम्न होना चाहिए। कैसे? लिंग पक्षपाती व्यक्तित्व परीक्षण होना चाहिए, अधिक से अधिक प्रश्न वाला होना चाहिए, विश्वसनीय और वैध होना चाहिए, या नवाचारी होना चाहिए। व्यक्तित्व परीक्षण देखिए, लिंग पक्षपाती होगा, लड़का लड़की के आधार पर होगा, तो ये गलत परीक्षण है। अधिक से अधिक प्रश्न होगा तब भी गलत है। बल्कि व्यक्तित्व परीक्षण हमेशा विश्वसनीय और वैध होना चाहिए, यह नवाचारी भी नहीं होना चाहिए। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। लिंग परीक्षण कैसा होना चाहिए? विश्वसनीय और वैध होना चाहिए।
बिल्कुल सही, आंसर सी सही होगा, सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, रोक देना चाहिए, अनुमति नहीं देना चाहिए। अगर आप अनुमति नहीं देंगे तो बच्चा कहेगा कि कक्षा में शिक्षक अपने को एक हिटलर की तरह से शासन चला रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। रोक देंगे तो बच्चे की प्रेरणा कम हो जाएगी, जो अभिप्रेरित है वो पूछने के लिए प्रेरणा कम हो जाएगी, ये भी गलत हो गया। उससे प्रेरित करना चाहिए। कक्षा में छात्र प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करेंगे तो बालक में सीखने में रुचि उत्पन्न करने लगेगा और सीखने में तीव्रता लाएगा, और तीव्रता लाएगा तो अधिगम करेगा, बहुत उसे मजा आएगा। तो एक बात याद रखना है, क्या कोई भी बालक हो तो उसे पूछने के लिए क्या करना चाहिए? प्रेरित करना चाहिए, और ये बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो मित्रों ध्यान देना है, बी वाला ही एकदम सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। पाठ्यक्रम होना चाहिए छात्र केंद्रित, विद्यालय केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। मित्रों एक बात याद रखिएगा, आप बहुत सारे सवाल, जैसे इस सवाल को मैंने कई बार कराया, मैं ये चाहता हूं कि विगत वर्षों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं उनमें से कुछ ऐसे सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो मैं उसको बार बार प्रैक्टिस में लाता हूं। बार बार किया गया अभ्यास नियमितता लाता है और अशुद्धियों से दूर कर देता है। तो आपको बहुत बार ऐसा होगा कि बहुत सारे सवाल एक ही जैसे लगते होंगे, लेकिन ऐसे सवाल बार बार पूछे जाते हैं, तो उन पे और अच्छे से फोकस करने की जरूरत है, चीजों को कंटिन्यू करने की जरूरत है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षण के दौरान आवाज में उतार चढ़ाव उदाहरण है किसका? उद्दीपन परिवर्तन कौशल, प्रस्तावना कौशल, पुनर्बलन कौशल, समापन कौशल। अब देखिएगा प्रस्तावना कौशल जो होता है यह ज्ञान का परीक्षण होता है, अर्थात पूर्व ज्ञान परीक्षण होता है। पूर्व ज्ञान परीक्षण के लिए हम प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं। पुनर्बलन कौशल को प्रवाह कौशल कहते हैं, और प्रवाह कौशल से बालक में क्या होता है? अधिगम करने की तीव्रता आती है। समापन कौशल यह अंतिम कौशल होता है, जब हमारा जो लेसन प्लान का ये समापन होता है या कक्षा समाप्ति के समय इस कौशल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक ऐसा परिवर्तन कौशल है जिसमें शिक्षक के आवाज के उतार चढ़ाव और बोलने की प्रक्रिया और बात करने में किन किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यह कौशल इसी के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा उद्दीपन परिवर्तन कौशल एक ऐसा कौशल है जो व्यक्ति के, जो अध्यापक के बोलने के तरीका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, बाकी आंसर हमारे क्या होंगे? ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण, सभागार से तो हो नहीं सकता, घर से हो नहीं सकता, बल्कि यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा? विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण में बच्चा संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या होता है? संज्ञानात्मक का मतलब अपने ज्ञान का विकास बालक कहाँ करेगा? ज्ञान का विकास कहाँ करेगा बालक? तो आपको पता है कि संज्ञानात्मक विकास का ज्ञान का जो विकास होगा विद्यालय में होगा या अच्छे पर्यावरण से हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये लास्ट है, अधिगम प्रभावशाली रूप से होता है यदि बच्चे को सीखने के लिए तत्पर किया जाए। बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, बच्चा उपयुक्त, सभी। तो यहां पर देखिएगा तीनों ऑप्शन सही है।
तो प्रभावशाली रूप से होता है क्या? तीनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि प्रभावशाली रूप से बच्चों में सीखने के लिए तत्पर किया जाए, बच्चा जो वह सीखता है उसे दोहराए, और बच्चा संतुष्ट अनुभव करे, यही बात क्या होती है? प्रभावशाली अधिगम की बात होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो मित्रों, आज की कक्षा जो है